मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि महासागर की लवणता के बारे में हम परिभाषा के बारे में जाने थे, उसके स्रोत के बारे में और संगठन के बारे में जाने थे। लेकिन आज के टॉपिक है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमने लिखवाया था आपको कि तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण और स्वच्छ जल जो होता है, जैसे वर्षा का स्वच्छ जल हो गया, नदी का हो गया, जिसके वजह से लवणता पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो हम देखेंगे कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक में महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए ये कारक कौन कौन से है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसका नाम लिया था, इसके प्रभावित करने वाले कारक में है तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण, फिर हम वायुदाब भी देख सकते हैं, फिर नदियां देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार महासागर के और उसके बाद से घनत्व के बारे में भी यहाँ जानेंगे कि लवणता से घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है या घनत्व की वजह से लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इस बात को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने ये भी कल जाना था कि महासागरीय लवणता का औसत, महासागरीय जल में औसत लवणता होती है 35/1000। देखिए इसको हम एक मैप के ड्रॉ के माध्यम से इसको हम समझ लेंगे। देखिए हमारा क्या है, 0 डिग्री है और उसके बाद से ये 0 से 10, फिर इसके बाद से इधर चलेंगे 30, उसके बाद से ये 60 और इसके बाद से ये 90। ठीक, फिर इधर भी वैसे ही हम कल देख लेंगे 30 डिग्री समशीतोष्ण क्षेत्र और उसके बाद से 60 डिग्री तक और इसके बाद से ये 90 डिग्री। ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको जानते हैं, ये हमारा क्या है, विषुवतरेखीय। ये हमारा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ तक 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पे है ये 30 से 60 उपोष्ण या समशीतोष्ण, और इसके बाद से ये ध्रुवीय आ जाएगा। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे, ये शीत कटिबंध क्षेत्र है, शीत कटिबंध यानी ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएगा हमारा। तो यहाँ जो होगी लवणता, यहाँ जो महासागर में 0 से 10
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जितने भी महासागर हैं, इसकी औसत लवणता 34 से लेके 35 प्रति हजार तक होती है। कितनी होती है? 34 से लेकर 35 प्रति हजार तक होती है। उष्णकटिबंधीय तक जाएंगे तो इसकी लवणता 36 से 37 प्रति हजार तक होती है। उसके बाद से हम उपोष्ण और समशीतोष्ण क्षेत्र में जाएंगे, इसकी लवणता 34 से 35 होती है प्रति हजार, 34 से 33 से 34 होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 31 से 32 प्रति हजार तक होती है। सेम क्रम यही हम नीचे जब जाएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ पे जो विषुवत क्षेत्र में, यहाँ पे लवणता भी 36 से 37 पाई जाएगी और यहाँ पे 34 से 35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 33 है ना, 33 और 32 और 33 पाई जाएगी लवणता प्रति हजार। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये हमारा विषुवत रेखीय क्षेत्र है, ये हमारा विषुवत रेखीय क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होने की वजह से जो शुद्ध जल प्राप्त हो जाती है, यहाँ पे औसत लवणता पाई जाती है 34 से 35 प्रति हजार। तो यहाँ पे वर्षा की लवणता अधिक होती है, यहाँ पे वर्षा की वजह से लवणता तो होती है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागर हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो महासागर हैं, उनकी अपेक्षा यहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे इस मान को 36-37 है, यहाँ पे 34-35 है। इससे हम क्या यहाँ पे नोट करेंगे कि उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र के महासागर है उसकी लवणता अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जिसके वजह से वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लवणता ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से स्वच्छ जल की प्राप्ति ज्यादा होती है, जिससे इसकी अपेक्षा लवणता यहाँ कम पाई जाती है थोड़ी। ठीक, यही कंडीशन यहाँ में भी होगी। नीचे भी जैसे जैसे जाएंगे तो कम पाई जाएगी। समशीतोष्ण क्षेत्र में हम देखेंगे तो यहाँ पे समशीतोष्ण क्षेत्र में लवणता कम होती है, लवणता कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे समशीतोष्ण क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ पे चक्रवाती वर्षा के होने की वजह से यहाँ पे स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। यहाँ पे लवणता कम पाई जाती है, यहाँ पे लवणता ज्यादा इसकी तुलना में पाई जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिम की वजह से हिम के पिघलने की वजह से यहाँ पे स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है, जिससे यहाँ भी लवणता क्या होगी, कम पाई जाती है, हिम का पिघलना। अब इस क्षेत्रों में हिम पिघलता है, जिसकी वजह से स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है, और स्वच्छ जल की प्राप्ति होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लवणता कम पाई जाती है। औसतन लवणता 35 प्रति हजार होती है, लेकिन दो कंडीशन में लवणता ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय महासागर जो होते हैं और उसके बाद से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो महासागर है उनकी लवणता ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र है। यहाँ पे लवणता इसलिए कम थोड़ा सा हो जा रहा है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है, और वर्षा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्पीकरण कम हो जा रहा है, और यहाँ पे वर्षा कम हो रही है तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जा रहा है। यानी हम ये चीज यहाँ पे पढ़े होंगे कि तापमान, देखिए हम ये सूत्र पढ़े होंगे, जो तापमान होता है, तापमान बढ़ता है तो तापमान अधिक रहता है तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है, और वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है
तो लवणता भी क्या हो जाती है हमारी अधिक हो जाती है, ठीक ना। तो इस फार्मूले से यहाँ पे पता चल रहा है कि तापमान जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, लवणता अधिक हो रहा है। उसके बाद से हम ये देखेंगे कि यहाँ जो है औसतन लवणता, यहाँ से यदि 0 डिग्री से हम देखें, 0 डिग्री पर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे 35, यहाँ पे औसत लवणता कितनी है, औसत लवणता 35/1000 है। ठीक, और यहाँ पे जो लवणता है, यहाँ पे लवणता, औसत लवणता पाई जाएगी, अधिकतम कितना पाई जा सकती है, पाई जा रही है, यहाँ पे औसत लवणता मिल रहा है हमको, सॉरी 38/1000, और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे लवणता पाई जा रही है, औसतन लवणता कितना, 34/1000। यहाँ पे जो लवणता पाई जा रही है वो कितना पाई जा रही है, 34/1000। तो 34/1000 यहाँ पे लवणता पाई जा रही है। यहाँ से यहाँ के बीच में जो लवणता है वो 34 प्रति, जो ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव के पास में हम देखेंगे तो औसतन लवणता कितनी है, 34 है। यानी देखिए 35 से 36 से नीचे यहाँ पे, यहाँ तक क्या है, 34, 33, 33, 32, यानी औसतन कितना, 34 है। यहाँ पे औसतन लवणता कितनी है, तो 35 है। और यहाँ पे औसतन लवणता कितनी पाई जा रही है, यहाँ पे 36, 37 और यहाँ पे 35, यानी न्यूनतम, यदि हम औसतन एवरेज निकालेंगे तो औसत लवणता कितनी हो जा रही है, 38/1000 हो जा रही है। ठीक, तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हम यहाँ पे किस किस वजह से हो जा रहा है, देखिए वर्षा की वजह से भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे तापमान, यहाँ पे तापमान कम हो जा रहा है, तापमान कम होने की वजह से हिम पिघल रहा है, जिसकी वजह से भी लवणता में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रही है। यानी क्या हो रहा है, महासागरीय लवणता में कमी या वृद्धि होते रहता है। तो इस चीज को हम देखेंगे यहाँ से फिर कि महासागरीय लवणता में हम देखेंगे कि एक चीज अच्छे से, कि जैसे हम देखेंगे ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से ये हमारा कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, जिसके हमने बताया था कि इसकी लवणता कितनी होती है, इसकी लवणता 14/1000 होती है, 14/1000 होती है। कैस्पियन सागर की लवणता कितनी होती है, 14/1000 हो जाती है। और यही हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये हमारा काला सागर है यहाँ पे, और इसकी लवणता बात करेंगे हम, इसकी लवणता जो है 18/1000 हो जाएगी। देखिए इसमें क्या लवणता चाहे कम हो जा रही है, यहाँ पे वोल्गा नदी यूराल पर्वत से निकलती है, वोल्गा नदी यूराल पर्वत से निकलती है और आके कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक, इधर से हम देखेंगे यूराल नदी भी आके इसी में मिलती है। कौन सी नदी, तो यूराल नदी, ये भी आके कैस्पियन सागर में मिलती है, जिसकी वजह से स्वच्छ जल लेके आती है। और यहाँ पे आने पर लवणता का मान कैस्पियन सागर में क्या होता है, कम हो जाता है। हम काला सागर में बात करेंगे, ब्लैक सी में, तो ब्लैक सी में देखिए इधर से डेन्यूब नदी आएगी,
इधर से डिस्टर नदी आएगी और आके गिरेगी। फिर उसके बाद से यहाँ पर डिनर नदी आएगी और निपर नदी, सॉरी निपर नदी और उसके बाद से इधर से डॉन नदी आके गिरेगी। यहाँ पे जो सागर है, देखिए ये डॉन नदी है और ये जब डॉन नदी आती है, नदी आके गिरती है, स्वच्छ जल लेके आती है और गिरती है ब्लैक सी में, तो इस यहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। कि चार चार नदियाँ गिर रही है, डॉन नदी है, नीपर नदी है, नीपर नदी है, उसके बाद से डिस्टर नदी है, निस्टर नदी है और यहाँ से डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी है। ये सब नदियाँ आके क्या हो रही हैं, ये गिर रही हैं काला सागर में, जिसकी वजह से इसकी लवणता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे कि काला सागर में जो लवणता होती है नदियों और कैल्शियम सागर में, जहाँ चाहे अन्य किसी भी सागर में जहाँ नदियाँ गिरेगी तो उस कंडीशन में वहाँ की लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इस बात को भी हम देख लिए कि जो नदियाँ हैं ये कैसे प्रभावित करती है। हमने वहाँ वर्षा के माध्यम से भी देखा अभी पीछे कि वर्षा होती है तो उच्च उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागर में लवणता ज्यादा पाई जाती है कि नहीं, सॉरी कम पाई जाती है, अधिक पाई जाती है विश्वतरेखीय क्षेत्र की महासागर की तुलना में। विश्वतरेखीय महासागर के विश्वतरेखीय क्षेत्र जो महासागर होते हैं उसमें जो होती है लवणता उष्णकटिबंधीय महासागर के तुलना में कम पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे बारिश अधिक होने की वजह से हमेशा बारिश होती है, जिसकी वजह से नमी बनी रहती है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और वहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है और उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाष्पीकरण ज्यादा होता है। यहाँ पे फिर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर हम बात करेंगे वायुदाब एवं प्रचलित पवने। वायुदाब एवं प्रचलित पवने यानी हम जैसा कि हम उसमें पढ़े थे, ये हमारा क्या है, ये स्थल खंड है, ये ऑनशोर है, ये ऑनशोर है और ये ऑफशोर है, ऑनशोर और ऑफशोर। और ये महासागर है, ये महासागर है और यहाँ से पूर्वा हवा चलती है, पूर्वा हवा चलती है जब, तो ये यहाँ के जल तो बहा करके चली जाती है पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे जल तो बहा करके चली जाती है और यहाँ पे इधर हमारा स्थल है, तो जब पूरे यहाँ के जल को लेके बहा के चली जाती है पश्चिमी तट पे, यहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे जल का तापमान भी बढ़ जाता है। जल का तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर भी उत्पन्न हो जाता है और लो प्रेशर उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पे लवणता भी ज्यादा हो जाती है और ये जल क्या हो जाता है, अधिक दबाव की वजह से नीचे आने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं कि डाउन वेलिंग करंट, डाउन वेलिंग करंट ऑफ गर्म जल धारा। इधर गर्म होता है, फिर जैसे ये स्थान रिक्त होता है, जैसे ये स्थान रिक्त रहता है, इस रिक्त स्थान तक क्या होता है कि यहाँ पे ये जो जल होता है नीचे से ऊपर चला जाता है, ये जल ऊपर से नीचे जाता है। इस कंडीशन में होता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है, ठंडा रहता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है और यहाँ पे हाई प्रेशर का विकास हो जाता है। जब हाई प्रेशर का विकास हो जाता है, यहाँ पे लवणता भी क्या हो जाती है, इसके अपेक्षा यहाँ कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो लवणता है, लवणता जब यहाँ से ज्यादा यहाँ सर्वाधिक हो जा रही है, तो वायुदाब के
विलोमानुपाती हो जा रही है। कहाँ जहाँ लवणता ज्यादा हो जा रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर का विकास हो जा रहा है, जहाँ लवणता कम पाई जा रही है वहाँ देखिए हाई प्रेशर का विकास हो जा रहा है, ठीक ना, हाई प्रेशर का। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वायुदाब और लवणता के मध्य में हम कह सकते हैं कि वायुदाब और लवणता के मध्य में, वायुदाब और लवणता के मध्य में विलोम अनुपात होता है। विलोम अनुपात होता है। यहाँ पे देखिए विलोम अनुपात हो रहा है, यानी देखिए हम कह सकते हैं लवणता 1/वायुदाब। देखिए लवणता जो है, लवणता क्या है, लवणता अधिक होने की वजह से वायुदाब कम हो जा रहा है और वायुदाब अधिक होने की वजह से लवणता कम हो जा रही है। ठीक, इसके बाद से हम फिर यहाँ बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम कि लवणता का वितरण देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे लवणता का वितरण। तो लवणता का वितरण हम समझेंगे तो किस महासागर में कहाँ कहाँ कितनी लवणता है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम देखेंगे कि जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी की लवणता कितनी है, इसकी लवणता है 34 प्रति हजार। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी 34 नहीं 35 है। और उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कैलिफोर्निया के बाद मैक्सिको की खाड़ी, उसके बाद से बात करेंगे हम नेक्स्ट मैक्सिको की खाड़ी की लवणता है 36 प्रति हजार। और इसकी क्या नाम है, कैरिबियन सागर की भी लवणता है, सागर की लवणता है 36 प्रति हजार। और उसके बाद से मैक्सिको, कैरिबियन, कैलिफोर्निया। उसके बाद से हम बात करें यहाँ पे सार्गेसो सागर की लवणता कितनी है, सार्गेसो सागर की लवणता जो है 37 प्रति हजार है, ठीक ना। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो खाड़ी है, सागर है, उसकी लवणता हम देखेंगे तो 35 कैलिफोर्निया की है, कैलिफोर्निया की खाड़ी की। मैक्सिको की खाड़ी की 36 प्रति हजार। कैरिबियन सागर और सार्गेसो सागर इस दोनों इसकी लवणता है, सार्गेसो सागर की लवणता है 37 प्रति हजार और कैरिबियन सागर की लवणता है 36 प्रति हजार। ठीक, अब इसके बाद से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए चलेंगे हम उधर भूमध्य सागर के तरफ, भूमध्य सागर। और उसके बाद से भूमध्य सागर में हमारा है 38। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे कि फारस की खाड़ी, यहाँ से फारस की खाड़ी, चाहे ऐसे देख लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भूमध्य सागर की तरफ, भूमध्य सागर की लवणता है
भूमध्य सागर की लवणता है 38 प्रति 1000। उसके बाद से हम बात करेंगे फिर तो रेड सागर, लाल सागर की जो है पता है 39 प्रति 1000। और उसके बाद से हम फारस की खाड़ी की बात करेंगे लवणता की, तो फारस की खाड़ी की लवणता होती है 37 प्रति 1000। और उसके बाद से फारस की खाड़ी के बाद हम फिर चलेंगे नेक्स्ट। देखिए ये तीनों ये अफ्रीका से सटे हुए हैं, अफ्रीका और यूरोप से सटे हुए हैं। भूमध्य सागर, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर जिसकी 38 प्रति 1000 लवणता है। लाल सागर जो है एशिया और एशिया और अफ्रीका के बीच में है लाल सागर। और फारस की खाड़ी की लवणता जो है ये पश्चिमी एशिया में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट लवणता के बारे में जो है। देखिए लवणता के वितरण में ही हम देख लेंगे कि जो आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर हमारा ऊपर यूरोप में आर्कटिक सागर, और फिर उसके बाद से चुटकी सागर। ये आर्कटिक सागर और चुटकी सागर दोनों की लवणता जो है ये 20 प्रति 1000 है। कितनी है? 20 प्रति 1000 है। इसकी भी 20 प्रति 1000 है। उसके बाद से आर्कटिक और चुटकी सागर के बाद हम जाएंगे बेरिंग सागर में, और बेरिंग सागर की जो लवणता है वो है 28 प्रति 1000। और उसके नीचे हम जाएंगे तो देखिए हमारा जापान पड़ेगा, जापान वहीं बगल में। इसके बाद से हम वहाँ थोड़ा सा पहुँच जाएंगे ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर के पास, ओखोटस्क सागर, और जिसकी लवणता है ओखोटस्क सागर की लवणता है 30 प्रति 1000। और उसके बाद से हम चलेंगे पूर्वी चीन सागर के पास और जापान सागर। तो पूर्वी चीन सागर, देखिए जापान सागर की जो लवणता है, जापान सागर की लवणता 30 प्रति 1000 है। और उसके बाद से उसकी लवणता क्या नाम है, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर की लवणता, पूर्वी चीन सागर की जो लवणता है उसकी लवणता कितनी है? तो 31 प्रति 1000 है, 31 प्रति 1000 है। इस तरह हमने देख लिया ये जो है ये पूर्वी एशिया के तट पे, पूर्वी एशिया के तट पे ये उत्तरी एशिया और पूर्वी एशिया के तट पे जो सागर है वही है। जैसे आर्कटिक सागर ये यूरोप में पड़ेगा, चुटकी सागर भी यूरोप के पास में पड़ेगा। तो ये इनकी लवणता कितनी है? 20-20 प्रति 1000 है। बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर में देखिए 28 प्रति 1000 है। ओखोटस्क सागर में 30 प्रति, जापान सागर में 30 और पूर्वी चीन सागर में 31 प्रति 1000 है। ठीक ना, ये लवणता इससे पूछ लिया जाता है प्रश्न में सही डायरेक्ट कि जापान सागर की लवणता कितनी है, पूर्वी चीन सागर की लवणता कितनी है। इस बात को हम ध्यान में थोड़ा सा दिए रहेंगे जितने सागर हमने नोट कराए हैं, किस सागर की कितनी लवणता होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि ओवरऑल कि कौन कौन से सागर के न्यूनतम लवणता वाले होते हैं और कौन से सागर सबसे ज्यादा लवणता वाले होते हैं। तो देखिए न्यूनतम लवणता वाले सागर हम यहाँ पे देख लेंगे कि न्यूनतम लवणता वाले सागर, तो न्यूनतम लवणता वाले सागर यदि प्रश्न पूछता है तो सबसे पहला हो जाएगा, हमने बताया है आपको कैप्सियन सागर। कैप्सियन से पहले भी एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर इसकी सबसे कम लवणता होती है जिसका है 3 प्रति 1000। बाल्टिक सागर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, बाल्टिक सागर के बाद कैप्सियन सागर की, और कैप्सियन सागर की बात जो बात करेंगे 14 प्रति 1000।
उसके बाद से कैप्सियन के बाद क्या है, बाल्टिक सागर, कैप्सियन सागर। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि इससे कम एक और महासागर है, जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे इसको इससे कम पाया जाता है, जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। इसकी लवणता है 5/1000। उसके बाद से कैप्सियन सागर, कैप्सियन सागर, इसकी लवणता हम लिखा है 14/1000। और उसके बाद से काला सागर। काला सागर की हमने बताया कि काला सागर की जो लवणता होती है नदियों के गिरने की वजह से, डेन्यूब, निस्टर, डिनर, नीपर और डेन्यूब नदी और डान नदी के गिरने की वजह से यहाँ काला सागर की जो लवणता होती है वो क्या होती है, 18/1000 हो जाती है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि अधिकतम लवणता वाले सागर। ये देखिए 4 हमने लिखवा दिए, बाल्टिक सागर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे कि अधिकतम या सर्वाधिक लवणता वाले सागर, सर्वाधिक लवणता वाले, सर्वाधिक लवणता वाले सागर। देखिए सर्वाधिक लवणता वाले सागर में हम देख लेंगे कि कौन कौन से सागर है। सबसे ज्यादा जो लवणता वाला सागर है वो वान झील है। वान झील ये क्या पड़ता है, ये तुर्की में पड़ता है। वान झील, वान झील ये तुर्की में पड़ता है। इसकी लवणता है 330, 330/1000। उसके बाद सिवान झील के बाद हम देखेंगे मृत सागर, जो जॉर्डन के पास पड़ता है। मृत सागर, मृत सागर ये इसकी जो है, इसकी लवणता 238/1000 है। और उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे एक यूएसए में एक सागर है, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक जो उटा प्रांत में है, यूएसए के, यूएसए के उटा प्रांत में है। ये यूएसए के यूटा प्रांत में है, जिसकी लवणता है 230, 220/1000। देखिए हमने ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, कभी कभी का हमेशा जब लवणता का आता है तो सबसे ज्यादा लवणता वाली झील वान झील तुर्की में, दूसरा है मृत सागर और तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक। इस तीनों की लवणता सर्वाधिक है। और सबसे कम में हम देखेंगे बाल्टिक सागर है, हडसन की खाड़ी है, कैप्सियन सागर है और उसके बाद से ब्लैक सी है। ये सबकी लवणता हम ध्यान देंगे क्योंकि ये परीक्षा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से हम बात करेंगे हम नेक्स्ट कि लवणता का, ये लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ये तो हमने वितरण पढ़ लिया था और वितरण में 36 था। अब ऊर्ध्वाधर वितरण की हम बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर माने ऊपर से नीचे की तरफ, हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे, और 6 देखिए लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण में हम देखेंगे कि तीन कॉलम के हिसाब से हम देख लेंगे। पहला कि हमारा जो है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कि औसतन लवणता जो होती है 34 से 35 होती है।
औसतन लवणता कितनी होती है? 34 से 35 होती है ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र में। उसके बाद से हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखेंगे 36 से 37 लवणता होती है, ये सर्वाधिक होती है इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उसके बाद से हम ध्रुवीय क्षेत्र में देखेंगे जहाँ होती है 31 से 32 31 से 32। अब देखिए यहाँ पे हम इस लवणता इस क्षेत्र जो हम बांट के करेंगे ये क्या सा है? विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र के महासागर यानी विषुवत-रेखीय महासागर, यानी हम कह सकते हैं कि विषुवत-रेखीय महासागर, विषुवत-रेखीय महासागर देखिए विषुवत-रेखीय महासागर में जब हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर लवणता क्या होती है? बढ़ती है। नीचे जाने पर लवणता बढ़ती है, यानी सतह से नीचे, सतह से जब नीचे हम जाते हैं, सतह से नीचे जाने पर सतह से नीचे जाने पे और लवणता जाने पर लवणता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, सतह से नीचे जाने पर लवणता बढ़ती है। पुनः हम जब नीचे जाएंगे, पुनः सतह से नीचे जाने पर नहीं सॉरी पुनः नीचे और नीचे जाने पर और पुनः नीचे गहराई में जाने पर, नीचे और गहराई में जाने पर और गहराई में जाने पर आने पर लवणता में क्या होती है? वृद्धि होती है। लवणता में वृद्धि होती है। ठीक, यहाँ हम देखेंगे विषुवत-रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय महासागर कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय महासागर उष्णकटिबंधीय महासागर के सतह से जब हम नीचे जाते हैं तो इसके लवणता में कमी आती है। इसके लवणता में क्या होती है? कमी आती है, यानी उष्णकटिबंधीय महासागर के सतह से गहराई में जाने पर सतह से गहराई में जाने पर सतह से गहराई में जाने पर क्या होता है? लवणता में वृद्धि होती है। इसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे ध्रुवीय महासागर के। तो ध्रुवीय महासागर में सतह से नीचे जाने पर, सतह से गहराई में जाने पर लवणता जो होती है जाने पर लवणता में क्रमशः वृद्धि होती है। देखिए हम क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के हम वितरण में हम देखेंगे, लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण में हम देखेंगे जब विषुवत-रेखीय महासागर के में सतह से नीचे जाने पर लवणता में वृद्धि होती है और पुनः नीचे गहराई में जाने पर लवणता में नगण्य वृद्धि होती रहती है। ठीक, उष्णकटिबंधीय महासागर में सतह से नीचे जाते हैं तो हम क्या होती है? लवणता में भी यहाँ पे लवणता में कमी आती है। यहाँ पे वृद्धि लिखने गलती हो जाएगा, यहाँ पे कमी होती है, यहाँ पे लवणता में कमी होती है, यहाँ पे लवणता में कमी वृद्धि होती है और यहाँ पे भी क्या होती है? वृद्धि होती है लवणता में।
यानी हम देखेंगे कि ध्रुवीय महासागर में सतह से गहराई में जाने पर लवणता में वृद्धि होती है और उष्णकटिबंधीय महासागर में जाने पर क्या होता है, लवणता में कमी आती है। और विषुवरेखीय महासागर के सतह से नीचे जाने पर गहराई में जाने पर वृद्धि होती है लवणता में। लवणता में वृद्धि कब कब होती है, विषुवरेखीय महासागर में नीचे जाने पे और ध्रुवीय महासागर में सतह से नीचे जाने पर लवणता में वृद्धि होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय जो महासागर होते हैं उनके सतह से नीचे जाने पर लवणता में क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद से फिर हम देखेंगे कि इसके बाद से हम देखेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। और तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में हम जानेंगे कि 200 मीटर पर तापमान कितना होता है। 200 मीटर पर तापमान हम देखेंगे, 200 मीटर पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास सतह पे तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 200-300 नीचे 200 मीटर जाने पे यहाँ पे हम देखेंगे 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद से जब हम 200 से नीचे जाएंगे 400 और 400 में नीचे जाएंगे यहाँ पे हम पाएंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है। इसके बाद हम यदि 1000 मीटर जाते हैं तो यहाँ पर तापमान कितना पाया जाएगा, यहाँ पे तापमान पाया जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यदि हम 2000 मीटर जाते हैं, 2000 मीटर नीचे जाते हैं, यहाँ पे 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाएगा। यदि हम 3000 मीटर जाते हैं नीचे, यहाँ तापमान पाया जाएगा 1.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और यदि हम 4000 यदि महासागर के नीतल पर पहुंच जाएंगे, महासागर के नीतल पर 4000 मीटर, उस कंडीशन में तापमान हमारा क्या हो जाता है, 1.7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान ये महासागर के नीतल पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो महासागर के नीतल पर। देखिए महासागर के नीतल पर तापमान कितना है, 1.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जब हम तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण देखेंगे तो सतह के बाद जब से नीचे जाएंगे, मतलब सतह पे 22 से 24 माना गया है, उसके बाद से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो तापमान हमारा जो महासागरीय जल का तापमान है वो हमारा कम होता हुआ प्रतीत आएगा, मालूम चलेगा। इसके बाद से हम एक चीज और समझ लेंगे यहाँ पे कि एक अभियान हुआ था, चैलेंजर अभियान, सन 1884 में। देखिए इसको हम नोट में देख लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है। जो चैलेंजर अभियान है, ये चैलेंजर अभियान 1884 में हुआ था। इसमें डिटमेर महोदय ने चैलेंजर अभियान 1884 में यहाँ पे हम कह सकते हैं डिटमेर महोदय ने महासागर में कुल 27 प्रकार के लवणता के भिड़े होने की पहचान की थी। डिटमेर महोदय ने महासागर में कुल 27 प्रकार की लवणता का
लवणता का ढूले होने की पहचान की थी। क्या की थी? पहचान की थी। इन्होंने देखिए लिटमर महोदय ने महासागर में लिटमर महोदय ने महासागर महासागर में कुल 27 प्रकार के लवणता 27 प्रकार की लवणता के ढूले होने की पहचान की थी। कितने प्रकार की? 27 प्रकार की लवणता के ढूले होने की पहचान की थी। किसने? डिटमर महोदय ने। डिटमर महोदय पूछ लिया जाता है कभी कभी चैलेंजर अभियान 1884 इसमें क्या हुआ था, तो इसमें डिटमर महोदय ने कुल 27 प्रकार की लवणता के ढूले होने की पहचान की थी। उसके बाद से हम बात यहाँ पे करेंगे कि लवणता, देखिए लवणता से लवणता 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 युक्त जल जो है, लवणता युक्त जल देर से जमता है। जल देर से जमता है। पहला कंडीशन देर से जमता है। लवणता युक्त जो है, लवणता युक्त जल जो है देर से जमता है। दूसरा हम इस बात को जानेंगे कि लवणता युक्त जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दो चीजें, यानी लवणता युक्त जल देर से जमता है। लवणता युक्त जल जो है जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और तीसरा चीज हम जानेंगे कि लवणता युक्त जल घनत्व को भी क्या करता है? ये घनत्व को भी निर्धारित करता है। घनत्व का निर्धारण करता है। ये जल के लवणता युक्त जल के घनत्व को क्या निर्धारित करता है? जल के घनत्व को निर्धारित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए ये चीजें समझ लीजिए कि लवणता युक्त जो जल होगा वो क्या होगा? देर से हमारा जमेगा। दूसरा इसका लवणता युक्त जो जल होता है उसका क्वथनांक ज्यादा होता है। ये ज्यादा उच्च ताप पे गर्म करने पे इसका तापमान अधिक पाया जाता है। उसके बाद से लवणता को हम देखेंगे, ये घनत्व को भी प्रभावित करता है। ठीक, अच्छा इसका मतलब हमने समझा था क्या कि हम देखिए बताए थे आपको कि तापमान अधिक रहेगा तो क्या होगी? लवणता भी अधिक हो जाएगी। और लवणता जब अधिक हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जैसे इससे क्या होगा? जब से लवणता अधिक रहेगी, जिस महासागर में लवणता अधिक पाई जाएगी वहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा। और घनत्व ज्यादा होने का मतलब कि उस सागर में या उस महासागर में चीजें बहुत कम डूबती हैं। उसमें चीजें बहुत कम डूबती हैं। यानी हम वान झील और तुर्की झील की बात करें तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो लवणता अधिक होने की वजह से यहाँ पे लोग यदि नाव के माध्यम से या किसी ऐसे जगह से जब चलते हैं या किसी नाव से या किसी साधन से ऐसे चलते हैं आराम से, तो ये उसका जो उस वस्तु का जो है जल के अंदर बहुत कम भाग अंदर रहता है। सर्वाधिक भाग ऊपर ही पाया जाता है और वो मतलब बहुत डूब के नहीं चलती है। जो संसाधन होता है वो बहुत डूब के नहीं चलता है, जिसकी वजह से आदमी एकदम आसानी से तैरता हुआ चला जाता है
नदी की अपेक्षा। ठीक, तो यही हम कहना चाहते हैं कि घनत्व अधिक होने की वजह से जो वस्तु होती है डूबती नहीं है। और आज के इस वीडियो में हमने जल को लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद से वायुदाब से संबंधित देखा, और उसके बाद से किस महासागर में कितनी लवणता है इसके बारे में चर्चा की। फिर हम देखे कि किस तापमान पे, कितने महासागर के सतह से नीचे जाने पे किस स्तर पे कितना तापमान पाया जाता है। फिर डिटमर महोदय के बारे में हम देखा कि इन्होंने 27 प्रकार की लवणता की पहचान की थी। इनका जो अभियान था चैलेंजर अभियान के नाम से जाना जाता है 1884 में। उसके बाद से हमने लवणता जो जल होता है उस कंडीशन के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए हम इस वीडियो के हिस्से पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।